This is chapter number 3 from Geography, class 8, Social Science, Minerals and the Power Resources. तो बेसिकली शुरुआत में हम बेसिक तो डेफिनेशन देखते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली ये चैप्टर्स के बारे में ब्रीफली बताया गया है। फिर उसके बाद इसमें ओवरव्यू दिया गया है कि मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज का वर्ल्ड लेवल पे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और उसके बाद इंडिया को स्पेशली इसमें कंसिडर किया गया कि इंडिया में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज की क्या कंडीशन है। आफ्टर दैट इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द पावर रिसोर्सेज व्हिच इज divided into two different categories: the conventional source of power resources and the unconventional sources of the power resources. And further that we will explain the chapter in the context of why we need the conservation of the power resources and how we can conserve the resources. And in the conservation method we also discuss about the 3R method for the conservation of the resources. So first of all we are discussing about the basic definitions of minerals, ores and the टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स की जो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है वन लाइन में, ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल। तो मिनरल में इस एक लाइन में आपको दो तीन बातें हैं जो एमसीक्यू में ध्यान रखनी है। पहला तो जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली मिलते हैं, यानी कि इनको आप ह्यूमन मेड नहीं बोल सकते हैं, ये बाय नेचर के डिफॉल्ट में नेचर के अंदर जो एक्टिविटी होती है उन्हीं एक्टिविटीज के रिगार्डिंग का क्रिएशन होता है। तो इस प्रकार से इनका जो आप कंपोजिशन की यदि बात करते हो तो ये बाय नेचर हमें गिफ्टेड है। अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, साथ ही कोई भी कंसीडर है वो मिनरल है वो तभी है जब उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले वाटर का, तो वाटर का यदि केमिकल कंपोजिशन आप देखोगे तो क्या है, वाटर केमिकल कंपोजिशन है H2O, कि भाई पानी के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन इंक्लूडेड है इसमें, तो इस प्रकार H2O आप उसकी डेफिनेशन देते हो, ये उसका केमिकल कंपोजिशन। तो इसी प्रकार कोई भी मिनरल है उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा। तो इस प्रकार से मिनरल्स है वो उन सब्सटेंस को बोलते हैं कि उन पदार्थों को बोलते हैं जो कि बाय नेचर हमें मिलते हैं और उनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ओके, क्लियर है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस। जो सेकंड बेसिक चीज इसमें बोलेगी कि पूरे वर्ल्ड पूरी अर्थ के ऊपर हम देखें तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है, यानी कि हो सकता है जैसे इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में लोग आप देखो कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स वो ज्यादातर जो हमारा प्लेटिव रीजन है वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, क्योंकि मिनरल्स हमें बाय नेचर मिले हैं तो नेचर के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जिसके कारण मिनरल्स का निर्माण हुआ है, तो वो सारी प्रोसेस है वो अर्थ के ऊपर एक समान नहीं है। तो इसीलिए मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है उनका या जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो भी पूरी तरीके से एक जैसे नहीं है, कहीं पे वो कम, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे मिनरल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। तो मिनरल्स और रॉक फॉर्मेशन जुड़े हुए हैं। जब रॉक का फॉर्मेशन हुआ था तो किसी पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे उसी के बेस पे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। यदि 7th क्लास आपको याद हो तो वहाँ पे आपने 3 टाइप की रॉक्स आप पढ़ के आए थे। पहली थी आपकी इग्निशियस रॉक्स, सेकंड थी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड थी आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स। और उसी के बाद हमने वहाँ पे डिस्कस किया था एक रॉक साइकिल। तो इसी रॉक फॉर्मेशन और रॉक साइकिल के बेस पे डिसाइड होता है कि वहाँ पे किस टाइप के मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे कौन से टाइप के मिनरल्स हैं वो हमें मिलेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे रॉक फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप का हुआ है पर्टिकुलर एरिया में, तो इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। तो अभी तक इन 2-3 लाइन में हमने कुछ बेसिक चीजें मिनरल्स के बारे में बताया कि मिनरल्स हैं, पहला वो नेचुरली मिलते हैं, वो भी ह्यूमन मेड नहीं होते हैं, यानी कि नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट है। दूसरा मिनरल्स का जो कंपोजिशन है उसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन उनका होता है। तीसरा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, यानी कि वो सब जगह समान रूप से नहीं मिलते हैं। फोर्थ जो बात हमें डिस्कस की मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके रॉक फॉर्मेशन के बेस पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट जगह पे किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ, उसी रॉक फॉर्मेशन के बेस पे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो उसके बेस पे डिसाइड होता है। Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and the Antarctica. साथ ही कुछ मिनरल्स ऐसी जगह भी हमें मिलते हैं, ऐसी जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जहाँ पर उनको एक्सेस करना या उनको प्राप्त करना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे आर्टिक और अंटार्कटिक ओशियंस की बात करो, जैसे ओशियन बेड्स के अंदर मतलब हिंद महासागर की हम इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन की जो गहराई के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे मैग्नीज के नोडुल्स हमें मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे मैग्नीज के मिनरल्स अवेलेबल हैं।
लेकिन इतनी गहराई से उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और उस एक्सट्रैक्शन के लिए जिस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़े तो उसमें भी बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है इस प्रकार के मिनरल्स को वहां से निकाल पाना। इसी प्रकार आर्टिक और अंटार्कटिक ओशियंस में जब देखोगे तो वहां पे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स की बहुत ही मतलब मोटी मोटी शीट्स है वहां पे आइस की, तो उन सीट्स के नीचे जो मिनरल्स अवेलेबल है उन मिनरल्स को वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो थोड़ा एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे मिनरल्स भी हैं जिनको दे आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, यानी कि वो हमें अभी भी आसानी से उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक 5 चीजें मिनरल से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट, मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। जो मिनरल्स है तो हमें अर्थ का पता होगा कि हमारी अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट टाइप में हुआ और अर्थ अलग अलग टाइम पे माना जाता है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की जियोलॉजिकल कंडीशंस है वो डेवलप हुई है। तो अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो लाखों करोड़ों सालों में हुआ है, बिलियंस और मिलियंस ईयर्स लगे हैं। तो इसी करोड़ों सालों में जो अलग अलग टाइप की जो जियोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे चेंज होती गई है उसी के अकॉर्डिंग मिनरल्स के उनकी टाइप भी डेवलप हुई है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो नेचुरल प्रोसेस होती है उनके द्वारा क्रिएटेड हुए हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर, कि उसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है। जिस प्रकार हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, वही डेफिनेशन यहाँ लागू हो रही है कि मिनरल्स है उनका जो फॉर्मेशन हुआ है, उनका जो निर्माण हुआ है वो एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हुआ है, यानी प्राकृतिक क्रियाओं से हुआ है। जो अर्थ के अंदर जितने भी जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं, जो जियोलॉजिकल इंसिडेंट्स हुए हैं, ये उसके कारण नेचुरल रूप से इनका फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है। ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स ने किसी लैब के अंदर कुछ बनाया हो या ह्यूमन बीइंग ने वहां पे कुछ इंप्लीमेंट किया हो जिससे कि मिनरल्स का फॉर्मेशन हो गया हो। दे ऑल आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एक मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा मिनरल किस टाइप का है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ बेस तैयार करते हैं साइंटिस्ट की। उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी हार्डनेस कैसी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, यानी कि सोल्युबिलिटी बोलते हैं कि वो मतलब पानी में घुल जाता है या नहीं घुल पाता है, किस चीज में वो आसानी से मतलब एक केमिकल प्रोसीजर कर लेता है। तो इस सारी चीजों के अकॉर्डिंग उसका कलर कैसा है, हार्डनेस कैसी है, वो मुलायम है या ज्यादा सख्त है। जैसे आपको पता है कि जो आपका हीरा और ग्रेफाइट होते हैं बहुत सबसे हार्डेस्ट मिनरल्स कंसिडर किए जाते हैं। इसी पर उनकी डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी जैसे आप देखते हो घर में सिंपल सा डेंसिटी को समझना हो तो आप एक वाटर का एग्जांपल ले सकते हो कि यदि आप उसको ग्लास के अंदर उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को डालो और एक उसको कप के अंदर डालो, डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाती है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। नाउ देयर आर सम बेसिक मिनरल्स व्हिच आर फाउंड इन आवर होम आल्सो, जैसे जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल साल्ट का है, साल्ट हम सभी के घरों में हम यूज करते हैं, एक बेसिक मिनरल है। हम सभी ने पेंसिल्स यूज की होंगी इन चाइल्डहुड, अभी भी यूज करते होंगे। तो साइड पेंसिल्स के अंदर जो आपकी ये ग्रेफाइट जो निब आप देख रहे हो, ये आगे वाली जो ब्लैक कलर की जो इसके अंदर लेड होती है, ये ग्रेफाइट मिनरल से बनी होती है। इसी प्रकार हम घरों में देखते हैं कि आपकी जितने भी घरों में जो दरवाजे वगैरह बने होते हैं आयरन से, तो वो आयरन भी एक मिनरल है। इसी प्रकार आप मोबाइल वगैरह जिसको यूज कर रहे हो, इसके अंदर जो आपकी चिप है वो सिलिकॉन से बनी हुई है, वो भी एक मिनरल है। आयरन के अंदर बहुत सारी मेटल्स का यूटिलाइज किया गया होगा। तो इस प्रकार देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स व्हिच वी यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। रॉक्स, नाउ अगली डेफिनेशन हम रॉक्स की डिफाइन करते हैं कि रॉक्स क्या हैं, क्योंकि मिनरल से उनका निर्माण रॉक से हुआ है। तो हमें अब रॉक्स के बारे में भी थोड़ा देख लेना चाहिए। वैसे 7th क्लास में हम रॉक्स का पूरा एक चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो रॉक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डिफाइंड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल। रॉक्स फॉर्म व्हिच मिनरल्स आर माइंड एज आर नोन एज द ओर्स। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर रॉक है, ठीक है, और हम बात करें कि ये मिनरल है। ओके, मैं आपको पिक्चर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रॉक है और ये आपका मिनरल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मिनरल है वो हमें रॉक से मिलता है, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन इसको मिनरल्स हम कब बोलते हैं? मिनरल्स इसको हम तब बोलते हैं जब इसकी एक डेफिनिट हमारे पास एक केमिकल कंपोजिशन हमारे पास होता है कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब वो हमें इसका पता होता है। लेकिन रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमें नहीं पता होता, क्योंकि रॉक्स में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये सिंगल रॉक है, सिंगल रॉक में हो सकता है आयरन भी अवेलेबल है, इस सिंगल रॉक में हो सकता है आपको दूसरा कुछ कॉपर भी अवेलेबल हो जाएगा, इसी सिंगल रॉक में आपको हो सकता है गोल्ड भी अवेलेबल हो जाए। तो इस प्रकार से 3 डिफरेंट मिनरल्स हैं और वो इसी एक ही सिंगल रॉक के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी बताना कि परफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम इसको नहीं बता सकते हैं। तो इस प्रकार से रॉक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स इस प्रकार
मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं ओर, ठीक है। और जब इस ओर से हम अलग अलग टाइप के मिनरल्स को बाहर निकाल लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं बाद में मिनरल्स। कि इस रॉक्स को हमने खुदाई वगैरह करके इससे हमने लोहे को, आयरन को अलग कर लिया, गोल्ड को अलग कर लिया, कॉपर को अलग कर लिया, तो गोल्ड एक अलग मिनरल हो गया, आयरन अलग मिनरल है, और ये आपका कॉपर एक अलग मिनरल है। तो समझ गए होंगे कि रॉक्स और जो मिनरल्स है वो किस प्रकार से आपस में एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से। नाउ द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, की मिनरल्स के क्या अलग अलग प्रकार होते हैं उसके। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, हमारे यहाँ पर नॉर्मली हमें 3000 से ज्यादा है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, 3000। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। उनके कंपोजिशन के बेस पे नॉर्मली मिनरल्स को हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है, मेटेलिक का मतलब होता है जिसके अंदर मेटल हो, नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल नहीं हो। बेसिक्स एग्जांपल आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ यदि हम बात करें तो जैसे आयरन है, आयरन एक मेटल है, और जैसे आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोलियम का यूज करते हो, पेट्रोल का यूज करते हो, तो पेट्रोल एक नॉन फेरस है, इसमें कोई आपके मेटल नहीं है, तो ये आपका मेटेलिक होगा, ये आपका नॉन मेटेलिक हो गया। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में पहला जो टाइप है वो आपका हो गया नॉन मेटेलिक, और इसका दूसरा टाइप है वो आपका हो गया मेटेलिक। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। उसके बाद जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उसको भी हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले है नॉन फेरस और दूसरा है फेरस। देखिए मेटेलिक मिनरल्स है उसके दो पार्ट है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब ये कि ऐसे मिनरल जिसके अंदर आयरन पाया जाता है वो आपके, क्योंकि यदि साइंस में हमने पढ़ा हुआ कि आयरन का जो यूपीएससी नेम है वो आपका फेरस है। यदि अभी तक आपने वो संहिता नहीं पढ़ी तो साइंस में आया होगा कहीं ना कहीं, आप उसमें उसको एफई के नाम से उसको आपने वहां पे लिखा होगा, जब केमिकल कंपोजिशन आपने बनाए होंगे कोई भी। तो नॉर्मली फेरस को एफई, हम मॉडर्न भाषा में सामान्य बोलचाल में इसको आयरन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स उनको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेरस और नॉन फेरस, यानी कि वो मेटेलिक मिनरल जिसके अंदर आयरन और पाया जाता है या फेरस पाया जाता है वो आपके फेरस वाले मिनरल्स हैं, जिनमें ये नहीं पाया जाता वो नॉन फेरस है। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का, ठीक है। तो गोल्ड अपने आप में एक मेटल तो है, एक धातु तो है, लेकिन गोल्ड के अंदर आपको फेरस नहीं मिलता है, तो इसलिए गोल्ड कहाँ आ जाएगी आपकी नॉन फेरस के अंदर, ठीक है। The metallic minerals contain metal in raw form. In raw form यदि हम देखें तो metallic minerals होते हैं, उनके अंदर metal होती है। metal और hard substance, metal है वो normally यदि हम उसकी composition की बात करें तो वो hard होती है। कोई भी metal आप देख लो घरों में, जिस भी टाइप की आप metal, आयरन वगैरह जितनी metal देखते हो सामान्यतः hard होती हैं। That conduct heat and electricity, दूसरा जो इसका metals का जो property होती है कि they can conduct heat, यानी कि वो गर्म किया जाए तो वो गर्म हो जाती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स लेसर और साइन। दूसरा ज्यादातर जो मेटल्स होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती होगी वो साइनिंग देती हैं, और साथ ही उनके द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह भी उनसे कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपकी मेटेलिक मिनरल्स के लिए लागू होती हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल्स, तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं आपके। आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेटेलिक मिनरल्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि फेरस और नॉन फेरस होंगे। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। कॉपर नगेट हो गए, गोल्ड नगेट है, जैसे अभी पायराइट है, मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट जिससे कि आयरन निकाला जाता है। फेरस मिनरल्स लाइक द आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमेटाइट कंटेन्स आयरन। की फेरस मिनरल्स उनको बोलते हैं जो कि अपने अंदर आयरन का जिसमें या फेरस का जिसमें पार्ट होता है। तो ये सारे फेरस मिनरल्स हैं, ये आपके आयरन से बने हुए, आप स्क्रू देख सकते हो, ये आयरन से बने हुए पाइप्स, आपके ये एल्यूमिनियम की शीट्स लगी हुई है ऊपर। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट दे मे कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। तो ये मेटल तो हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, मेटल तो हैं, ये धातु तो हैं, लेकिन इनके अंदर आयरन और नहीं है, आयरन या फेरस नहीं है, इसलिए ये नॉन फेरस है। ओके, जैसे आपका सोना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे के सारे आपके मेटल तो माने जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स तो हैं, लेकिन इनमें फेरस नहीं है, तो इसलिए इसको नॉन फेरस मिनरल्स के नाम से कंसीडर किया जाता है। नाउ द नॉन मेटेलिक मिनरल्स के ऐसे मिनरल्स जो मेटेलिक नहीं है तो उनका जो कंसीडर करें। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल नहीं होती है। एग्जांपल यदि हम बात करें तो लाइमस्टोन जो आपका जिससे सीमेंट तैयार की जाती है,
मिका, जिप्सम, जिप्सम भी आप सभी ने देखा होगा। आर एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स, दीज मिनरल द मिनरल फ्यूल लाइक कोयल, पेट्रोलियम आर आल्सो द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये सारे आप जितने भी बाहर स्टोन्स देख रहे हो जिसमें आपका हो सकता है क्या, ये आपका मतलब जो मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब के सब नॉन मेटेलिक है, लेकिन ये सारे मिनरल्स तो हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसी में जैसे आप देख रहे हो स्लेट, जब हम चाहे बच्चे थे तो स्लेट का हमने यूज किया होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये कुछ बेसिक जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जैसे आपका सिंपल सा लाइमस्टोन हो गया, जैसे सीमेंट तैयार की जाती है, क्वार्टाइज हो गया, ये फिर आपका स्लेट आप सब ने यदि बचपन में यूज की हो तो, जिसके ऊपर हम लिखते थे चौक वगैरह से, ये आपके सैंड स्टोन हो गए, ठीक है। ये ग्रेनाइट जो आप अपने किचन के अंदर जो सबने स्लेब होती है वो ग्रेनाइट के पत्थर की हम लगाते हैं, ब्लैक रेड जो अलग अलग कलर्स में आता है। तो इस प्रकार से ये सारे मिनरल्स तो हैं, लेकिन ये मिनरल्स है, इनमें मेटल नहीं है, तो दैट इज व्हाई दीज आर कंसीडर्ड एज दी नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स की। अब ये कि मिनरल्स को बाहर कैसे निकाला जाता है, जैसे हमने बात की थी कि एक रॉक होती है, रॉक के अंदर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, ओके। तो अब उस रॉक से उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, बाहर कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स का यूज किया जाता है। So the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called the mining। तो मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अर्थ की सरफेस के नीचे रॉक्स के अंदर जो दबे हुए मिनरल्स हैं, जब उनको हम बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं, ओके। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्यूरिंग। और ये माइनिंग वाले प्रोसेस है, इसके भी तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है कि पहला माइनिंग कर सकते हैं, या फिर ड्रिलिंग कर सकते हैं, या फिर क्यूरिंग कर सकते हैं। बेसिकली पिक्चर आगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं समझाऊं तो माइनिंग आप देख सकते हो कि मतलब खदान जिसको हम बोलते हैं, और माइनिंग दो टाइप की होती है, एक तो आपकी ओपन कास्ट माइनिंग और एक कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग होती है कि सिंपल सा आप अर्थ के अंदर गहराई के अंदर जाते खुदाई करते हुए चले जाते हो गहराई के अंदर, और वो पूरी तरह से खुली हुई होती है, और जैसे ये मान लो आपकी अर्थ की सरफेस है, इसके अंदर आप लगातार यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर दो और मिनरल्स को निकालो, तो ये आपकी होगी ओपन कास्ट माइनिंग। कास्ट माइनिंग वो होगी कि मान लो अर्थ के अंदर जाने का आपने एक रास्ता बना लिया, और अब इसके नीचे ही नीचे आप गहराई में जा रहे हो, और गहराई में हो सकता है कि कभी मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल है तो इधर आप चले गए, फिर इधर अवेलेबल है तो यहाँ चले गए, फिर इधर है तो यहाँ चले गए, फिर इधर चले गए, जहां जहां मिनरल्स है वहां वहां खुदाई करते हुए जा रहे हो। और ऊपर देखोगे तो आपकी सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, तो यानी एक तरह से आप अर्थ के अंडरग्राउंड में बोलते हो ना, कि अंडरग्राउंड के अंदर जो आप एक टनल वगैरह बना के जिस प्रकार से मिनरल्स निकालते, तो स्पेशली कोयल वगैरह है वो इसी प्रकार से निकाला जाता है। इसलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि कोयल की जो माइंस है उसमें बाढ़ के कारण पानी भर गया, इतने सारे मजदूर फंस गए, ये सारी न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। अगला जो आपका है कि उसको ड्रिलिंग। ड्रिलिंग बेसिकली आपने यदि बोरवेल को देखा होगा कि बोरवेल से हम ड्रिलिंग कैसे करते हैं, जो नलकूप के लिए जो खुदाई करते हैं बोरवेल मशीन से, तो वो सिंपल सा एक मशीन होती है, वो लगातार जमीन के अंदर ड्रिल करते हुए खुदाई करती हुई चली जाती है, और 200-300 फीट तक वो ड्रिल कर देती है, और फिर वहां ऊपर से हम उसके अंदर पाइप को सेटअप करते हैं, और साथ में एक वायर भी जाता है, उसी में एक मोटर भी वहां सेटअप कर देते हैं, और नीचे से पानी ऊपर आ जाता है ड्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा। तो यदि पेट्रोल वगैरह जो निकालना होता है, स्पेशली पेट्रोल भी तो लिक्विड होता है ना, तो पेट्रोल वगैरह जो निकालते हैं वो नॉर्मली हम इसी ड्रिलिंग की प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। और जो क्यूरिंग होता है, क्यूरिंग ये होता है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर ही, ये अर्थ की सरफेस है, इसकी सरफेस के ऊपर ही मिनरल्स हैं, वो नॉर्मली आपको बिखरे हुए मिलते हैं। जैसे आपने घरों में यदि आपने जैसे आप घर बनाते हो तो सीमेंट के साथ जो मिक्सर आप यूज करते हो ना, जिसको रेता बोलते हैं या जो बजरी बोलते हैं, जो कि तो वो कहाँ से लेके आते हैं हम, वो नॉर्मली जो रिवर की जो तलहटी होती है, रिवर का जो आसपास का कोस्टल पार्ट होता है वहां से वो लगातार रिवर जब
आसपास के एरिया को डिग्रेड करती है। तो रिवर पहाड़ों से जब आती है तो वो सिंपल से जो स्टोन्स होते हैं उनको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में अपने साथ कट आउट करते हुए लेती हुई आती है। तो वही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वही आपका रेता बजरी जो भी आप बोलते हो सीमेंट के साथ मिक्सर करके हम हमारे जब हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यूज करते हैं। तो वो ऐसे ओपन क्योरिंग से उसको हम यूटिलाइज करते हैं वहाँ पे। उसमें हमें कोई खुदाई नहीं करनी होती है, कोई माइनिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि वो खुले में रखी होती है। तो वहाँ से हम करते हैं, तो उसको हम क्योरिंग बोलते हैं। तो तीनों प्रोसेस समझ में आ गई होगी, माइनिंग किसको बोलते हैं, ड्रिलिंग किसको बोलते हैं, क्योरिंग किसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग की। माइनिंग का जो पहला पार्ट है वो ओपन कास्ट माइनिंग। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer, that is known as the open cast mining. ओपन कास्ट माइनिंग जैसा डेफिनेशन बता रही है कि सिंपल सा कि अर्थ की सरफेस से नीचे जो गहराई में जो मिनरल्स होते हैं, तो नॉर्मली अर्थ की सरफेस को हम हटाते चले जाते हैं और गहराई के अंदर जो खुदाई करते हुए हम चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपकी ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। ये देखिए चारों तरफ अर्थ की सरफेस है, तो कोई टाइम तो ये पार्ट भी अर्थ की सरफेस ही रहा होगा, पूरा का पूरा ढका हुआ रहा होगा। उसके बाद हम गहराई में जाने के लिए लगातार यहाँ से इसको हटाते चले गए, हटाते चले गए, हटाते चले गए, हटाते चले गए, और हम गहराई में इस प्रकार से अंदर की अंदर चले जाते गए। तो और ये बाहर से आप देखोगे तो आपको ओपन दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। नाम से समझ गए होंगे इसको ओपन कास्ट माइनिंग क्यों बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन शाफ्ट माइनिंग। Shaft mining में deep bores called the soft shafts have to be made to reach mineral deposit that lie at great depth. This is called the shaft mining. Shaft mining में नॉर्मली क्या बहुत ज्यादा गहराई में जो मिनरल्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए शाफ्ट माइनिंग की जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये शाफ्ट एक तरह से आप देख सकते हो जो मेट्रो की जो टनल होती है ना, उस प्रकार से टनल बनी हुई है। और जिस प्रकार से मेट्रो की टनल नीचे रहती है उसके ऊपर आपकी सरफेस रहती है, जिसके ऊपर आपकी बसेज वगैरह जो भी XYZ जो है वो सारी एक्टिविटी गोइंग ऑन रहती है। तो यहाँ भी जैसे ओपन कास्ट माइनिंग थी उसमें तो क्या है कि ये सारा का सारा एरिया ओपन हो जाता है एकदम से। पीछे वाले पिक्चर को देखें तो यहाँ पे सरफेस पूरी तरह से ओपन हो गई है। लेकिन शाफ्ट माइनिंग में आप क्या देखोगे नीचे टनल बनी होती है, गहराई में नीचे नीचे खुदाई चलती रहती है, लेकिन सरफेस के ऊपर ये पूरी तरह से क्लोज रहती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। ओके, अगला है ड्रिलिंग। ड्रिल करके मिनरल्स को बाहर निकालना। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अगर फार बिलो द अर्थ सरफेस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह जैसे मिनरल्स हैं वो अर्थ की बहुत ज्यादा गहराई में मिलते हैं। डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो उनको इस गहराई से बाहर निकालने के लिए हम कितनी गहराई में खुदाई करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉसिबल नहीं इतनी ज्यादा गहराई में, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 7th क्लास में पढ़ा था कि वी कैन नॉट गो टू द डीप ऑफ द अर्थ सरफेस बिकॉज देयर इज द हीट एंड प्रेशर। तो पेट्रोल और जो आपकी नेचुरल गैस है वो बहुत ज्यादा गहराई में मिलते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए वहां जाना पॉसिबल नहीं है इस प्रकार से माइनिंग करके। तो इसलिए वहां पर इस प्रकार की ड्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा बहुत गहराई तक ड्रिल की जाती है, और जिससे कि पेट्रोलियम वगैरह जैसे जो आपके मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये आपका ड्रिल का अगली प्रोसेस आपकी बुक में जो दे रखी है। नाउ दिस नेक्स्ट वन क्योरिंग। क्योरिंग में जैसे हमने पहले बात की कि ये साफ साफ जैसे आपको माउंटेन आपके इलाके में हो, कोई पहाड़ी होगी के अर्जनगढ़ में तो बहुत सारी पहाड़ियाँ इसी प्रकार से जो वहाँ खुदाई चल रही है, क्योरिंग है एक तरह से। तो वहाँ से आप खुले में से इसी प्रकार से इन पत्थरों को तोड़ते हो, उठा के गाड़ी में डालते हो, घर बनाने के लिए यूज करते हो। तो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्योरिंग। तो ये मिनरल्स है, ये इनके लिए ज्यादा गहराई में आपको खुदाई नहीं करनी पड़ती, नॉर्मली ये सरफेस के पास ही रहते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी यदि आप मिट्टी हटाओगे तो नीचे आपको स्टोन वगैरह मिल जाएंगे, तो वही आपके मिनरल्स हैं। तो इसमें आपको कोई खुदाई नहीं करनी है, सिंपल बेसिक सा थोड़ी सी मिट्टी हटाती है आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्योरिंग। ये जो जिप्सम की जो क्योरिंग की जा रही है, तो देख रहे हो कि अर्थ की सरफेस यहाँ पे है, तो कोई ज्यादा गहराई में खुदाई थोड़ी की गई है, थोड़ी सी खुदाई करते ही यहाँ से ही हमें पत्थर वगैरह मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये जैसे सॉल्ट का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो इसके लिए भी कोई गहराई में कुछ वो नहीं किया जाता है। नॉर्मली जो झील्स वगैरह आपकी लेक्स वगैरह हैं जिनका वाटर है वो साल्टी होता है, या फिर ओशियंस के अंदर उसी वाटर को जो यहाँ पे बाहर की तरफ लाके सॉल्ट को तैयार कर लिया जाता है। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स की, जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका वितरण कैसा है, अलग अलग जगह पे किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स की, नॉर्मली जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्निशियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड
एंड वाइल अदर्स अकर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जैसा हमने सेम क्लास में पढ़ा था कि रॉक्स के टाइप हो, 3 टाइप ऑफ रॉक्स हैं, 3 टाइप ऑफ रॉक्स हैं। तो कुछ मिनरल्स हैं वो इग्निशियस रॉक्स में मिलते हैं, कुछ मिनरल्स हैं वो हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, और कुछ मिनरल्स हैं हमें वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ओके, जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्निशियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सामान्यतः जो मेटेलिक रॉक्स होते हैं, जो मतलब मेटल जिनमें होती है, वो उस टाइप के मिनरल्स ज्यादातर इग्निशियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में इस प्रकार के मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो बेसिक सी बात है कि सेडिमेंट्री रॉक्स तो हमने बात ही की थी पहली 7th क्लास में नहीं पढ़ा हो। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं, तो जो सेडिमेंट्स उनसे बनते हैं, उन्हीं सेडिमेंट से आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए नॉर्मली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो आपको इग्निशियस या मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन में मिलते हैं। ओके, iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Orinto, Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in the igneous and metamorphic rocks। तो डिफरेंट जो सिटीज का नाम दिया गया आपकी बुक में, मैप के अंदर भी दे रखा है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि जो मेटेलिक मिनरल्स है वो नॉर्मली आपको इग्निशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में वो नहीं मिलते। थर्ड वन, sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जैसा हमें पता है कि सेडिमेंट्री रॉक से ज्यादातर जो प्लेन्स का निर्माण हुआ है या फिर यंग फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय माउंटेन सिस्टम है, इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में हमें जितने मिनरल्स मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। वो ज्यादातर नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, लाइक लाइमस्टोन। जैसे लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कैंसस रीजन ऑफ फ्रांस के अंदर जो कैंसस रीजन है वहां से हमें लाइमस्टोन के डिपॉजिट मिलते हैं। मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स। मिनरल फील्ड्स सच एज कोयल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रटा। तो नॉर्मली कोयल और पेट्रोलियम है वो भी हमें सेडिमेंट्री स्ट्रटा में यानी सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में हमें अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक चैप्टर लगभग हाफ चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन और कैन मी मैसेज इन व्हाट्सएप डायरेक्टली। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो, सो बी प्रिपेयर, बी रेडी टू जॉइन द क्लास टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। और क्लासेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। आई डू नॉट हैव टू सेंड यू लिंक अगेन एंड अगेन, so it is better to subscribe the push up the link so that you can join the class easily. Okay, bye bye.